तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई सीरीज IC-814 द कांदार हाईजैक, और यह सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए हम सीरीज को शुरू करते हैं। शुरुआत में हमको दिखाया जाता है 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली उड़ने वाली जो प्लेन है IC-814, वह अचानक से हाईजैक हो जाता है। सीरीज के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है काठमांडू, जहां पर हम राम को देखते हैं जो कि MBC का एजेंट होता है, जो कि भेस बदल के उधर रह रहा होता है। वो एक गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। एक आदमी उस गाड़ी से उतरता है और उसके हाथ में एक लाल बैग था। वो किसी को तो वो सामान थमा देता है। फिर वो इधर उधर देखता रहता है। राम भी तब बाहर निकलता है और उस आदमी से बात करता है। राम काइंड ऑफ उधर का लोकल ही बन चुका था, इसलिए उसका शक नहीं जाता और उससे वो पूछता है कि आप कहाँ पर घूम रहे हो। वो आदमी बोलता है मैं बाजार करने के लिए आया था। राम भी तो मुस्कुरा देता है कि मेरी बीवी भी मायकी गई है, इसलिए मैं भी बाजार के लिए आया हूँ। पर राम को उसके ऊपर शक हो जाता है क्योंकि वो एक ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। फिर हम राम को देखते हैं जो कि अपने सीनियर के पास ऑफिस में जाता है और बोलता है सर, कुछ तो खिचड़ी काठमांडू में पकड़ा है, ये लोग लोकल नहीं है। कल रात को मैं सस्पिशंस शैली 5 लोगों को फॉलो किया जिसकी मदद ये बंदा कर रहा है। ये II का है, ये हमको पता है। वह जो 5 लोग आए हैं वो पाकिस्तान से आए हैं। जब ये लोग घर से बाहर गए थे, मैं इनके कमरे में गया और एक साउंड रिकॉर्डर इसके कमरे में छुपा दिया। फिर जब मैंने डाटा उधर से कलेक्ट किया और वो रिकॉर्ड उधर चढ़ने लगा। उधर कुछ मिशन के बारे में बात हो रहा था, जो बात थी चल रहा था कि तुम ट्रेन नहीं हो, अगर तुम मिशन में गए तो मिशन को खराब कर सकते हो। अभी दूसरा बंदा बोल रहा था कि मैं मिशन में तो जरूर जाऊंगा, अगर मुझे कुछ हुआ मैं 150 लोगों को लेकर मारूंगा। और उधर कोई लोग एक को चीफ बुला रहे थे और दूसरे का नाम ले रहे थे। अमजद फारूकी उसके सीनियर ऑफिसर बोलते हैं, तुमने पहले भी ये नाम भेजा था अमजद फारूकी, बट ये एक थ्योरी है। कोई ब्रेक थ्रू सबूत ले आओ तो हम आगे उसको फॉरवर्ड करें। पिछली बार भी तुमने ये भेजा था राम। फिर बोलता है मैंने उनके ड्राइवर को अगवा कर लिया, उसको हम टॉर्चर कर रहे हैं बातें निकालने के लिए कि क्या था उस बैग में और उन लोगों का प्लान क्या था। तब सीनियर ऑफिसर बोलते हैं उसे टॉर्चर करते रहो और उससे बातें गलवाओ। फिर हमको एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काठमांडू एयरपोर्ट को देखते हैं और उसी के साथ हमको इधर कुछ सस्पिशंस लोग दिखाए जाते हैं। वो कुछ प्लान तो बना रहे थे, उन लोगों के साथ एयरपोर्ट में वेट कर रहे थे बहुत सारे लोग जो कि IC-814 से दिल्ली आने वाले थे। फिर हम देखते हैं IC-814 के पायलट शरण देव को। उसी के साथ हमको इंद्राणी और छाया भी दिखाई जाती है जो कि एयर स्टेज होती है। शरण का ये ओवर टाइम चल रहा था। आज तो इधर उसको होना भी नहीं चाहिए था। वो कॉल करने के लिए बाहर जाता है और अपनी वाइफ और बेटी से बात भी करता है कि हम जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरी जगह राम के इन्फॉर्मर से उसे पता लगता है कि उसने जिसको बैग दिया था वो काठमांडू एयरपोर्ट में फ्लाइट अटेंडर का काम करता है। वो लाल बैग में कुछ ना कुछ तो है और वो फ्लाइट और कोई नहीं IC-814 था। राम को तभी शक हुआ कि फ्लाइट में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वो जल्दी से अपना गाड़ी भगाता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ लाइन कनेक्ट करता है। वो बार बार बोलता है कि मैं NBC से हूँ, पर कोई मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उनको क्रॉस चेक करना था, क्योंकि NBC से डायरेक्ट कोई ऑन ऑर्डर नहीं आया। क्योंकि राम एक अंडरकवर एजेंट था तो उसके बातों पे अथॉरिटी वालों को ट्रस्ट नहीं था। फिलहाल आज के टाइम पे तो बहुत हाई अलर्ट होता है, पर 1999 में उतने इस चीज़ों को वो लोग महत्व नहीं देते थे। मे बी सम कैजुअलिटी होगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फ्लाइट में एक एक करके लोग बैठ रहे होते हैं और उसी के साथ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक सूटकेस के साथ एयरपोर्ट के अंदर आता है, जहां पर हम चेकिंग में देखते ये लोग तो एक साथ बात ही कर रहे थे, अच्छे से कोई चेक भी नहीं कर रहा था। फिर वो बंदा वो सूटकेस लेकर बाथरूम में जाता है और उस सस्पिशंस लोगों में से एक आदमी जाता है बाथरूम में और उस सूटकेस को ले आता है और प्लेन के अंदर वो रख लेता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि सारे पैसेंजर प्लेन के अंदर बैठ चुके थे, इंक्लूडिंग ये हाईजैकर भी। फिर हम देखते हैं इस्लामाबाद का एक सीन जहां पर हम हाईजैकर चीफ और उनके पिता का बात सुनते हैं। वो बोलते हैं ये कमरा खाली है, तुम उसको लेके आओ, नहीं तो तुम उनको छुरा छुरा खुद शहीद हो जाओ, पर मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। फिर हम इंद्राणी और छाया को देखते हैं जो कि अपने परिवार को लेकर बात कर रहे होते हैं। और फ्लाइट में हम और लोगों को देखते हैं। किसी का नए शादी हुआ है, वो हनीमून के लिए जा रहे हैं। किसी के पेट में बच्चा है, कोई बहुत ही बूढ़ा है और उसी के साथ एक डिसेबल बच्चा भी होता है। हम प्लेन के पहले हिस्से में हैं कि फ्लाइट इंजीनियर होता है और जो हमारा पायलट होता है शरण, वो भी होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं सेकंड पायलट भी होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं आपस में और प्लेन कुछ टाइम में ही टेक ऑफ करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी लेके राम पहुंचता है। अथॉरिटी तो बात नहीं मानता, वो मैनुअली आके सबको बोलने की कोशिश करता है, पर इतने टाइम में फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है और जो हाईजैकर थे वो मनी मन खुश हो रहे थे कि एक बार जब टेक ऑफ हो जाता है उसको लैंड कराना मुश्किल है, तो अभी पूरे ईयर में इनका ही कंट्रोल होगा। थोड़ी देर बाद फिर हम देखते हैं ईयर में प्लेन चला जाता है और पायलट सबको बोल देते हैं कि हम कितने घंटे में लैंड करेंगे दिल्ली में। और हम देखते हैं कि फॉरेन का एक बंदा होता है जो कि बेयर मंगवा आता है, उसको अच्छे से ग्रीटिंग किया जाता है। उसी के साथ हम बाकी पैसेंजर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं,
पर उनमें से एक हाईजैकर होता है जो मिठाई के डब्बे की तरह दिखता हुआ एक बॉक्स उनके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूटर रहा होता है। फ्लाइट जब एक टाइम पे ऊपर चला जाता है, सब कुछ स्टेबल हो जाता है। वो हाईजैकर मौका ढूंढते हैं कब पायलट के रूम का दरवाजा खुलेगा, कोई खाना देने के लिए जाएगा, तभी वो दरवाजा खोल के उस जगह को ब्लॉक करेंगे एंड पूरे प्लेन को हाईजैक कर लेंगे। और वो होता भी है। कुछ टाइम बाद खाना देने के लिए कोई अंदर जाता है। वो लोग मंकी कैप भी पहन लिए थे। फिर वो जाते हैं पायलट के केबिन में, पूरे जगह को हाईजैक कर लेते हैं। सारे लोग तब डर चुके थे। उसी के साथ प्लेन के अंदर मौजूद उनके लोग गन निकाल लेते हैं और सबको हेड डाउन करने के लिए बोलते हैं और ये बोलते हैं कि ये प्लेन अभी हाईजैक हो चुका है। प्लेन के जो खिड़कियां थे उनको बंद करने के लिए बोला जाता है एंड सारे लोगों को शांत बैठ के हेड डाउन करने के लिए बोला जाता है। वो लोग बहुतों को पीटते भी है जो उनकी बात नहीं मानते। सारे लोग प्लेन के अंदर रो रहे थे और मदद मांग रहे थे, पर पायलट के सर पे तब गन तना हुआ था, वो कुछ कर नहीं सकता। पीछे जो चीफ गन तान के पायलट के सर पे खड़ा हुआ था वो बोलता है कि ये प्लेन सीधा काबुल जाएगा, पर सेकंड पायलट बोलता है कि हम काबुल तक नहीं जा पाएंगे, हमारे प्लेन में उतना फ्यूल नहीं है, हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। तभी वो हाईजैकर उसे डराता है और ये बोलता है मैं इसे शूट कर दूंगा, फिर मैं खुद चला के लेकर जाऊंगा, पर ये फ्लाइट जरूर काबुल पहुंचेगा। इन हाईजैकर में से कुछ माइनर्स भी होते हैं जो कि 17-18 साल के होते हैं। इनके हाथ में भी गन था। वो लोगों को बहुत बेरहमी से मारते हैं और प्रेग्नेंट औरत को भी सर झुकाए रखने के लिए बोलते हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इस माँ को दर्द हो रहा था, पर ये किसी की बात नहीं सुनते। तभी हम देखते हैं कि शरण रेडियो में कुछ एक्टिवेट कर देता है, जिससे हो सकता है कि अथॉरिटी वालों को कुछ मालूम पड़ जाए। पर इनमें से एक हाईजैकर होता है जिसको प्लेन की अच्छी खासी नॉलेज है। वो आते ही बोलते हैं तुमने यू क्यों ऑन कर दिया। अब जो सारी बातें होंगे वो रेडियो पे होंगे। अपना हेडफोन निकालो। अथॉरिटी वाले बार बार अपडेट पूछते जाते हैं, पर इधर जब शरण कुछ आंसर नहीं देता तब वो हाईजैकर बोलता है कि IC-184 अभी हाईजैक हो चुका है और ये प्लेन सीधा अभी काबुल जाएगा। ये सुनने के बाद मानो अथॉरिटी वाले के भी हालत खराब हो जाता है। वो तुरंत अपने सीनियर को बताते हैं, पर कैसे भी प्रेस लीक हो जाता है और इंडियन प्रेस के पास ये आता है और हमको देखने को मिलता है कि नंदिनी के पास पहली बार ये न्यूज आता है। नंदिनी फिर भागते हुए अपने सीनियर एंकर शालिनी के पास आती है और उसको सब कुछ बताती है। इन लोगों को न्यूज का हेडलाइन मिल चुका था, अभी पूरा देश में अफरा तफरी मच जाएगा। ये न्यूज आने के बाद फिर हम देखते हैं कि शालिनी रॉ ऑफिस में कॉल करती है। वो ये न्यूज मिलते ही रंजन मिश्रा लॉ सेक्रेटरी को कॉल करती है, जो कि उसकी मामा होते हैं। वह उसे सब कुछ बताते हैं और इनके सामने एक IB का एजेंट बैठा हुआ होता है। वह मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ये बेटा हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। मैं तुमको सामान खरीद के दूंगा ना, तुम चिंता मत करो। पर मनी मन इनका क्या चल रहा था सिर्फ यही जानते हैं। फिर उधर से वह भागते हुए हेडरॉक के पास आते हैं। VK अग्रवाल उनको आके वह सब कुछ बताते हैं। वह पूछते हैं कोई कैजुअलिटी या कोई डिमांड। वह बोलते हैं कि अभी तक नहीं, 177 लोग उसके अंदर है, पर अभी तक उन लोगों की कोई डिमांड नहीं आया। अग्रवाल बोलता है कि हमको IB को बताना पड़ेगा, मुकुल को जल्दी इत्तला करो। और हम पहले से ही देखते हैं कि मुकुल के पास तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन पहुंच गया था। IB रॉ एक दूसरे के बीच कोई भी चीज को इतना जल्दी शेयर नहीं करते। फिर अग्रवाल को पता चलता है कि राम ने पहले ही एक नोट भेजा था, पर उसके पास ये डाटा पहुंचा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंटेल होते हैं और तब के ज़माने में उतना कुछ इलेक्ट्रॉन इसका होता भी नहीं, तो मैन्युअली आते आते टाइम लग गया। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि फ्लाइट में शरण बोलता है कि इंडियन एयर स्पेस को क्रॉस करने की हमारे पास कोई परमिशन नहीं है। तब वो हाईजैकर बोलते हैं हमारे पास पूरा परमिशन है, क्योंकि ये पूरा प्लेन हमारे कंट्रोल में है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तुमको मैं जितना बोलता हूँ तुम उतना ही कर, नहीं तो एक एक करके सारे होस्टेजेस को हम मारने लगेंगे। फिर हम फ्लाइट के अंदर देखते हैं कि छाया इंजर्ड हो गई थी, तो इंदिरा एक हाईजैकर से मदद मांगती है कि उसकी हेल्प मुझे करने दो। वो हाईजैकर मान भी जाता है, क्योंकि पहले जब वो फ्लैट में बैठा था इन दोनों के साथ उसने अच्छे से बात किया था। तो इंदिरा को वो छाया के पास लेके आता है और बोलता है ठीक है तुम इसकी मदद कर दो और बाकी लोगों को संभालने की भी जिम्मेदारी तुम दोनों की है, पर हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, तो तुम दोनों पहले मरोगे। फिर हमको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं सीनियर ऑफिसर अभिजीत को, जो कि DRS को बुलाने के लिए जाता है, क्योंकि मंत्री जी से अभी बात करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि मिनिस्टर विजय वंश सिंह खुद जाता है DRS के साथ बात करने के लिए, क्योंकि DRS अभी तो कुछ कोड क्रैक कर रहा है। वो पता लगा रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। DRS एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी है। DRS उनको एक चीट लिख के देता है और फोन से कॉन्स्टेंटली किसी के साथ बात कर रहा होता। उस चीट पे लिखा हुआ था काबुल एसेट फ्लाइट में पायलट शरण देव उस हाईजैकर से बोलता है कि लोगों का मोटिवेशन गिर रहा है, कुछ लोगों को पैनिक अटैक भी आ सकता है। एज अ पायलट मैं इस प्लेन के चार्ज में हूँ, मुझे उनको बस एक सूचना देने दीजिए कि वो लोग सुरक्षित हैं, ये लोग आपको कुछ नहीं करेंगे और आप लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। चीफ भी इस बात को मानता है। फिर शरण उनको पूरा सूचना देता है कि हम लोगों के फ्लाइट हाईजैक हो चुके हैं, पर आप लोग डरिएगा मत, हम जल्दी हमारे घर पहुंचेंगे। अब प्लीज इन लोगों के साथ कोऑपरेट करिए। फिर हम DRS को देखते हैं, जो कि मिनिस्टर साहब को बता रहे होते हैं, मौलाना अल्लाह बख्श,
जिनके 5 बेटों में से एक बेटा जो आज जम्मू के जेल में सड़ रहा है। और मुझे लगता है ये सब कुछ उसी बेटे मसूद के लिए हो रहा है। वो टेरर एक्ट के लिए अलग अलग जगह से फंड कलेक्ट करते हैं, यंग लोगों को ट्रेन करते हैं टेररिज्म के लिए कि इंडिया आया था अपने नस्ल को फैलाने के लिए, पर हम लोगों ने उसको बंदी बना लिया। उसको छुड़ाने के लिए 3 अटैक भी करे गए थे, जिसमें उसका खास दोस्त भी मारा जा चुका है। मुझे लगता है कि और एक अटैक होने वाला है मसूद को छुड़वाने के लिए। फिर हमको जम्मू जेल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक कालकोठरी को देखते हैं और उसके बीच में से एक टनल और हमको दिखाया जाता है। तब मसूद, जहाँ पर हम प्लेन में देखते हैं कि सेकंड ऑफिसर बोल रहा होता है कि हमारे पास उतना फ्यूल नहीं है। आप खुद चाहे तो चेक कर सकते हो। तब जिसको पता था थोड़ा प्लेन के बारे में, वो अपने और एक टीम मेंबर को जाके बोलता है कि हमारे फ्लाइट में फ्यूल नहीं है, हमको फ्यूल को रिफिल करने के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। फिर हम आईबी ऑफिसर मुकुल को देखते हैं जो कि संजय मेहता को बोलता है कि तेरी बात तो मसूद सुनता है, इससे पहले तूने ही उसको इंटेरोगेटर हो तो संजय मेहता को भेजा जाता है। मसूद के सेल में जो खुद भी एक आईबी का ऑफिसर होता है, मसूद के साथ जाके वो बात करता है। मसूद बोलता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और उसे वो एक चाय ऑफर करता है। फिर हमको बिनय कौल को दिखाया जाता है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ सीएमजी है। मतलब इंडिया के हर एक अथॉरिटी के पास ये न्यूज़ पहुंच चुका था। आईबी रॉ सीक्रेट एजेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, सीएमजी हेड तक ये बात पहुंच चुका है। और दूसरे जगह हम संजय को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास पहुंच चुका है। वो बोलता है कि अभी प्लेन का करंट लोकेशन कहाँ पर है उधर। वो ऑपरेटर बोलता है कि दिल्ली के लिए उनको को इधर से इस लोकेशन तक आना पड़ेगा। तब संजय बोलते हैं कि फ्लैट के अंदर बात हो सकता है क्या। दूसरी जगह जो रॉक हेड थे अग्रवाल, वो सीधा राम से बात करते हैं। वो बोलते कि पता लगाओ कि वो ड्राइवर इन 5 को कहाँ कहाँ लेकर गया और उस रेड बैग के अंदर क्या कुछ है। फिर हम राम को देखते हैं जो कि कांधल में उस ड्राइवर को बंधक बना के रखा था। उसके लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, फिर भी ये आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी उसे राम पैसे की लालच देता है और उससे सब उगलने की कोशिश करता है। और दूसरी जगह हम इंडियन प्रेस में देखते हैं जहाँ पर नंदिनी को यह पता चलता है कि ये सब कुछ मसूद के लिए हो रहा है, कि मसूद को जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करा जा रहा है। वो बोलता है कि ये भी हम प्रिंट में लिख सकते हैं, पर शालिनी बोलती है कि ये टोटली कॉन्फिडेंशियल है। हम अगर ये लिखते हैं तो पूरे देश में अफरा तफरी मच जाएगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो जाएंगे जो कि हमारे देश के सिक्योरिटी को हानि पहुंचा सकते हैं। फिर नंदिनी उधर रुक जाती है जहां पर अभिजीत और डीआरएस मिलकर राम की इंटेल को देख रहे होते हैं, जहां पर अमजद फारूकी का नाम था अभिजीत। तब बोलता है अमरजीत, फारूकी थोड़ा बड़ा नाम है इस प्लेन हाईजैक के लिए। इधर तो डिस्पोजल वाला लोग होते हैं, लाइक वो मर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम मुकुल को देखते हैं जिसकी सीनियर ऑफिसर उसे बोल रहे होते हैं कि पैसेंजर लिस्ट अभी तक हमको नहीं मिला, कितने मेल है, कितने वुमेन है, कोई वीआईपी वगैरह है। तो वो अपने लोगों को भेज देते हैं वो डाटा कलेक्ट करने के लिए और बोलते हैं कि इतना लापरवाही कैसा हो सकता है कि अगर हमको पहले इंटर मिला तो वह किसी के साथ वो शेयर नहीं करता, इसीलिए ये हाईजैकर मुमकिन हो पाया। फिर हम संजय को देखते हैं जो कि आते हैं और उधर मिनिस्टर जी भी थे। संजय आने के बाद बोलता है कि आई हैव इन्फॉर्मेशन सर, 5 लोग हैं जो कि हाईजैक करे हुए हैं पूरे प्लेन को। 5 लोगों के पास 5 पिस्टल है और एक ग्रेनेड भी है। अभी तक ये इटल हमको मिला है। और संजय ये भी बोलता है कि रॉ हेड से मेरी बात भी हुआ है और उन्होंने मुझे ये टेप दिया है। वो वही टेप था जो कि राम उस कमरे से बरामद किया था, मतलब वो कन्वर्सेशन का रिकॉर्डिंग। तब डीआरएस बोलता है सर ये जो कन्वर्सेशन है इसमें मेन जो बंदा है उसका नाम है अमजद फारूकी। वो एक ट्रेन मिलिटेंट है और पहले वो आईए के लिए काम करता था, पर अब वो इंडिविजुअल काम करता है और आल्सो ओसामा भी इसे पसंद करता है। ये पहली बार फेमस हुआ 400 लोगों की मैसेकर में। तब हमको और भी पता चलता है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलटने की जो वार हुआ था उसमें अमजद फारूकी का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए अफगानिस्तान के टेरर ग्रुप के साथ भी इसका अच्छा रिश्ता है। फिर हमको प्लेन में दिखाया जाते हैं। ये हाईजैकर डिसाइड करते हैं कि प्लेन ये लोग लाहौर लैंड करेंगे, इसलिए लाहौर का परमिशन ये लोग मांगते हैं, पर इंडियन एम्बेसी वाले ये परमिशन नहीं दे रहे थे और डीआरएस भी बोलता है कि लाहौर परमिशन नहीं देगा। मिनिस्टर जी भी बोलते हैं कि लाहौर के साथ कॉल कनेक्ट करो, पर उन लोगों को ये बताओ अगर उन्होंने परमिशन दिया आगे की रिस्पांसिबिलिटी उनकी होगी। ये सब कुछ जब फ्लाइट के अंदर चल रहा होता है तब नीचे इन लोगों को पैसेंजर के लिस्ट में कुछ घोटाला मिलता है। तभी हम देखते हैं कि सारी एजेंसीज के हेड एक साथ आ जाते हैं और जहां पर एक ऑफिसर बोलता है कि ये लिस्ट का नाम अगर बाहर आता है तो अफरा तफरी मच जाएगा, तो इस लिस्ट के नाम को हमको हाइड करना पड़ेगा। तो अलग से एक प्रिंट निकाला जाता है जहाँ पर उस नाम को वो लोग ब्लर कर देते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि लाहौर का परमिशन इन लोगों को नहीं मिलता। पाकिस्तान वाले भी मना कर देते हैं कि हमारे इधर ये प्लेन नहीं लैंड हो सकता। फिर उन लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन था अमृतसर का, और ये लोग उस जगह के लिए राजी हो जाते हैं। पर अमजद फारूकी के माइंड में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था जो कि चीफ को भी वो नहीं बता। चीफ बोलते हैं कि उधर कमांडर होंगे, पूरे प्लेन को घेर लिया जाएगा। तब अमजद बोलता है ठीक है, एक एक करके हम नीचे लाश गिराए, तब तक फ्यूल तो बढ़ ही जाए, हमारे पास बहुत होस्टेजेस। फिर ये डिसाइड होता है कि अमृतसर में इन लोगों को रोका जाएगा, इन लोगों के ऊपर उधर अटैक करा जाएगा और रवि को बोला जाता है तुम अपने अपने कमांडर के साथ रेडी रहना।
और पंजाब पुलिस के कमिश्नर को भी बोला जाता है कि तुम अपने कमांडर को रेडी रखना। तब कमिश्नर बोलते हैं कि हमको मंत्री जी की परमिशन लेना पड़ेगा। फिर हमको फ्लाइट के अंदर दिखाए जाते हैं कि सारे मर्दों को जो कि थोड़ा हट्ट-कट्टे हैं उनको बिजनेस क्लास में बिठाया जा रहा था और औरतों को पीछे इकोनॉमी वाले में डाला जा रहा था, जो कि थोड़े कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं। उनको भी वो लोग बहुत डर रहे थे। किसी की नई मैरिज हुई थी, वो अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती, किसी को माइनर अटैक्स आने लगे थे, फिर भी ये लोग किसी की बात को नहीं सुनते और सबको अलग कर दिया जाता है। उस अंग्रेज आदमी को भी और सब जब एक साथ बैठ जाते हैं उनके हाथों और पैरों को बांध दिया जाता है। दूसरी जगह हम राम को देखते हैं, जो कि इस ड्राइवर से पता लगा लिया था कि वो बैग उसको किसने दिया था और वो उसके लोकेशन पे जाता है। वो उसके घर में जाकर दस्तक करता है और वो आदमी दरवाजा भी खोलता है। तभी पीछे से कोई तो आता है जो कि गाड़ी में बैठा पहले ड्राइवर को मारता है और फिर वो राम के पीछे भागता है। राम उधर से भाग जाता है उस आदमी के पीछे और वो शूटर को भी गन से गोली मार देता है और राम के आदमी उस आदमी को भी पकड़ लेते हैं जिसने वो बैग अमजद को दिया था। और दूसरी जगह ये परमिशन मिल चुका था कि अमृतसर में तो फ्लाइट उतरेगा और उधर ही कमांडो ऑपरेशन होगा, पर मंत्री जी ने ऐन वक्त पर ही मना कर दिया कि पंजाब के अंदर कोई खून की चीट नहीं गिरेंगे क्योंकि सामने इलेक्शन है। और ये लोग कोशिश कर रहे थे कैसे भी करके कन्विंस करने की, वो लोग नहीं सुनते। फिर हम देखते धीरे धीरे वो प्लेन BR पोर्ट पे लैंड होता है। रवि श्वर करता है कि हम लोग कोशिश करेंगे कोई कैजुअल्टी ना हो, पर ये ऑपरेशन है, कुछ भी हो सकता है। फ्यूल टैंकर को भेजने के लिए बोला जाता है। फ्यूल टैंकर के पीछे एक कमांडर लोग छुपे हुए थे जो कि इनके ऊपर अटैक करने वाले थे। तो अमजद बोलता है कि प्लेन रुकेगा नहीं, वो चलता आएगा धीरे धीरे और फ्यूल टैंक वैसे ही उनको फील करते जाएंगे। जब परमिशन मिलने और ये सब कुछ में लेट हो रहा था तो अमजद बहुत गुस्से में आ जाता है और वो 2 होस्टेजेस को मारने लगता है उनके सीने में। वो चाकू घुसा देता है और बहुत ब्लड निकलता है और ये सब कुछ वो सेकंड पायलट को दिखाता है और आगे ये सब कुछ एजेंसी के पास कन्वे हो रहा था। और दूसरी जगह में इंद्रनी को देखते हैं जो कि फ्लाइट में एक बूढ़ा आदमी खास रहा होता है। वो उसके पास ऑक्सीजन लेकर जाता है और उसकी मदद करती है। DRS सबको समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी हालत में अमृतसर में हमको रोकना पड़ेगा। दूसरी जगह में शरण के और बेटी को देखते हैं जिनको एयरपोर्ट अथॉरिटी से पता चलता है कि शरण जिस फ्लाइट में है वो हाईजैक हो चुका है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि DRS और बाकी लोग भी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक रिस्क लेंगे और कमांडर को भेजेंगे। वो फ्यूल टैंक के पीछे फ्यूल टैंक आ रहा था, कमांडर उनके पीछे ही छुपे हुए थे और अमजद को तब भनक लगता है ये सब कुछ इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता। और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स CMJ के PA से बात कर रहे होते। हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड है। और दूसरी जगह पुलिस कमिश्नर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि CMG ने ये सब कुछ मना करके रखा था। और दूसरी जगह अमजद को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि हम टेक ऑफ करेंगे। शरण उसको रिक्वेस्ट भी करता है कि फ्यूल टैंक सामने ही है, हम फ्यूल बढ़ा सकते हैं, पर अमजद का इंटेंशन बोलता है कि उसको इधर से जाना चाहिए। तो वो सीधा बोलता है फ्लाइट टू टेक ऑफ करे, नहीं तो 5 सेकंड में मैं गोली चला दूंगा। शरण के पास तब कोई ऑप्शन नहीं था, गन पट्टी पे था और ऊपर से कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहे थे। उसको फिर से प्लेन को टेक ऑफ करना पड़ता है। प्लेन के अंदर के सारे लोग बहुत ही घबरा चुके थे और ये इमीडिएट टेक ऑफ करने की वजह से प्लेन के अंदर पूरा अफरा तफरी मच चुका था। सारा सामान इधर के उधर हो रहा था। और दूसरी जगह हम बैठक में भी देखते हैं वो लोग बोल रहे थे कि हमारे पास जो ऑप्शन था वो चला गया। अब ये लोग सीधा लाहौर जाएंगे रिफ्यूलिंग करने के लिए। मिनिस्टर जी बोलते हैं कि अब हमको लाहौर बात करना पड़ेगा जनरल मुशर्रफ से। फिर हमको दिखाया जाता है मई 1990 कारगिल में हिंदुस्तानी टुकड़ के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी हमला कर देते हैं, पर वो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि उन्होंने यह काम किया है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ये साफ मना कर देते हैं कि हमारे आर्मी ने यह काम नहीं किया है। वो यह सफाई देते हैं कि वो कोई ट्राइबल ग्रुप थे, उन्होंने ही हिंदुस्तानी के ऊपर हमला किया है। हिंदुस्तानियों के बहुत सारे कैजुअल्टी भी हुए, पर उसके ठीक 2 महीने बाद मुशर्रफ की जब चाइना से बात हो रहा था तब हमारे इंडिया इंटेलिजेंस ने उनके कॉल को टैप कराया और पता चला कि यह हमला उन्होंने ही कराया है। नवाज शरीफ ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बताया कि मुशर्रफ और उसके जवान ने यह हमला कराया, हमको ना बता के, और चीफ मुशर्रफ को और उसके टुकड़ियों को उधर से बुलाया गया। ये मुशर्रफ के लिए बहुत ही शर्मनाक था। फिर उससे 3 महीने बाद 12 अक्टूबर 1999 को उसने नवाज शरीफ की गद्दी पलट दी और पाकिस्तान के ऊपर उसने सेना की हुकूमत को काबिल कर दी। और उसके ठीक 2 महीने बाद ही यह हाईजैक हो रहा है। अब इन लोगों को मुशर्रफ के साथ ही डील करना पड़ेगा। अगर उस प्लेन को लाहौर में रिफलिंग करना है तो फिर हम देखते हैं कि मिनिस्टर साफ फ़ोन लाहौर घुमाते हैं और एक हायर अथॉरिटी के ऑफिसर के साथ वह बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि उनके प्लेन को लाहौर में उतारा दिया जाए, पर वो मना कर देते हैं कि अभी हमारे सियासी शासन अच्छे नहीं है, अलग अलग मुल्कों की नज़र हमारे ऊपर है, अभी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और जनरल मुशर्रफ भी ये नहीं चाहेंगे। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि प्लेन ऑलरेडी बहुत ही लो एल्टीट्यूड से चल रहा था और उस प्लेन के अंदर मानो अफरा तफरी मच चुका था। एक जगह से दूसरी जगह सामान जाए जा रहा था और फ्यूल भी एकदम खत्म होने के लिए आया था। सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम था।
उनको लैंड करना ही पड़ेगा। और मिनिस्टर विजयवान इधर कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी उनको रनवे में लैंड करने की परमिशन मिल जाए। वो बोलते हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बाद में कर लेंगे, कोई भी मांग आप बाद में रख सकते हो और जनरल मुशर्रफ के साथ मैं खुद बात कर लूंगा। और इधर से प्लेन में शरण बार बार बोले जा रहा था कि हमको परमिशन दिया जाए लैंड करने की, पर वो ऑफिसर फोन रखने के बाद रनवे के लाइट ही बुझा देता है कि उनको रनवे दिखे ही ना। शरण फिर सोचता है कि जहां पर लाइट कम है वो उधर ही लैंड करा देगा। एंड नहीं, ये मानो एक क्रैश था। वो लोग मरने वाले थे, पर कुछ ना कुछ लोग तो बच ही जाएंगे। पर इन हाईजैकर को कुछ पढ़ा ही नहीं था, ये लोग भी मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि अहम वक्त पे वो सोच बदल देता है और रनवे की लाइट जला देता है। और फिर कैसे भी करके बहुत ही मुश्किल से वो प्लेन रनवे पे लैंड करा जाता है। सारे लोग बहुत ही घबरा चुके थे एंड अपने अपने सीटों से वो लोग नीचे गिर चुके थे। फिर हम देखते हैं लाहौर में वो लोग पहुंचते हैं और उनके प्लेन में फ्यूल बढ़ा जाता है। तभी हम देखते हैं अमजद को, जो कि किसी के ना किसी के साथ तो बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं प्लेन जब हवा में होता है तब वो काबुल के लिए लैंडिंग परमिशन मांगते हैं, पर काबुल के अथॉरिटी वाले उनको सीधा मना कर देते हैं कि आप लोग इधर लैंड नहीं कर सकते। और ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ABC के पास आ चुका था। अभी वो लोग अजमन करने लगे कि ये लोग नेक्स्ट कहाँ पर लैंड करेंगे। क्योंकि फ्यूल इनके पास पूरा था, तब वो लोग एक एक करके बोलने लगे दुबई, कोई बोलता है UK, कोई बोलता है अलग अलग कंट्री। फिर भी किसी के साथ अभी इंडिया का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इससे 1.5 साल पहले पोकन में हमारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ था। US गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे अलग अलग देशों को भी इसके साथ बहुत प्रॉब्लम था। अब वो लोग कून परेड करेंगे कि नहीं, इंडिया को ये नहीं पता। लोकेशन से पता चल रहा था कि वो लोग दुबई जाने वाले हैं। तब मिनिस्टर दुबई के शेख को कॉल करते हैं और कॉपरेट करने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अभी क्रिसमस चल रहे हैं। फिर भी मिनिस्टर उनको कन्वेंस करते हैं कि औरतों और बच्चों को छोड़ देने के लिए आप बोलिए। और दूसरी जगह न्यूज़ में आ चुका था कि कैप्टन में भी घबरा चुका है। अगर अमृतसर में थोड़ा टाइम अब और रुकते तो रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाता। ये लोग दुबई इसलिए उतर रहे कि इनके प्लेन में पूरी तरीके से रिफ्यूलिंग नहीं हुआ था। पाकिस्तान में भी तो वो लोग पूरा रिफ्यूलिंग करने के लिए दुबई में उतरे थे और उनका ये प्लान था कि रिफ्यूलिंग करने के बाद वो लोग अफगानिस्तान कांधल जाएंगे। फिर वो रिफ्यूलिंग करने के लिए प्लेन को नीचे उतरते हैं। पूरे परमिशन के साथ दुबई गवर्नमेंट ने उनको अप्रूवल दे दिया था, पर उनकी एक ही शर्त थे, वो लोग पहले रिफ्यूलिंग करते हैं, पर वो बो नहीं हटाते। वो यह बोलते हैं कि पहले बच्चों को और औरतों को तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उसको हटाएंगे। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि कांधल में राम था। वो कोशिश कर रहा था, उसने जिस लड़के को पकड़ा था, जिसने लाल बैग दिया था, उसके मुंह से बुलवाने के लिए कि उसने लाल बैग में क्या डाला था। और दुबई के शेख ने उनको साफ साफ बोल दिया था कि लड़की और बच्चियों को बिना रखे तुम लोग इधर से प्लेन नहीं ले जा सकते, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यह एक धमकी मानो या रिक्वेस्ट हाईजैकर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनका प्लान दूसरा था। तो उनको औरतों को और बच्चों को छोड़ना पड़ता है। उनमें से जिनकी नई नई हनीमून वाली शादी हुई थी, उस लड़के को ही इस हाईजैकर ने पहले मार दिया था। और उनके पत्नी से उन्होंने झूठ बोला और बोला कि आप प्लेन में रुकी है, आपके पति को हमने छोड़ दिया है। दूसरी जगह हम जम्मू के जेल में मसूद को देखते हैं, जिनके साथ संजय मेहता बात कर रहे होते हैं। वह बोलते हैं कि इस हाईजैकिंग में किसका हाथ है, तुझे कौन छुड़ाना चाहता है। तब मसूद बोलता है कि मेरे बाद से जो भी मुसलमान सहमति रखता है वही मुझे छुड़ाना चाहते हैं। इससे पहले 4 कोशिशें हो चुके हैं, मेरा एक दोस्त भी इसमें शहीद हो गया। फिर हमको अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज़पेपर में सारा ब्लेम आ चुका था पायलट के ऊपर, क्यों उसने अमृतसर में ज़्यादा टाइम तक फ्लाइट को नहीं रोका। और तभी MBC वाले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक प्रोटोकॉल होता है, खामोखा उसके ऊपर सारे लोग चढ़ रहे हैं। अब ये लोग तो कान दनते हैं। तभी DRS डिस्कस करता है कि तालिबान ये फ़्लाइट को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। फिर हमको तालिबान का थोड़ा हिस्ट्री दिखाया जाता है। तब हमको पता चलता है कि तालिबान के जो फाउंडर है मुल्ला उमर 1994 में अफ़गानिस्तान पे हुकूमत कायम की और उसने खुद को पूरे अफ़गानिस्तान का लीडर घोषित कर दिया। उसका यह सपना था कि सारे इस्लामिक कंट्री मिलके एक ऐसा एमरेट बनाना जिसको कि पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज़ करें। पर हुआ उसका उल्टा। तालिबान के वायलेंट नेचर को देखते हुए सारे इस्लामिक कंट्री ने उससे मुंह मोड़ लिया। इंडिया ने भी काबुल में अपना दूता आवाज़ जो है बंद कर दिया और अफ़गानिस्तान से सारे रिश्ते जो है उन्होंने ख़त्म कर दिए। तभी मुकुल DRS से बोलता है ये तालिबान, ये ISI सारे एकाए थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो कुछ भी ये करते हैं पीछे उनका मोटिव एक ही है। जो लोग भी प्लेन में फंसे हुए थे उनके फैमिलीज़ ने दंगे शुरू कर दिए थे, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग। और दूसरी जगह कैप्टन को जब पता चलता है कि यह प्लेन कांधार जाएगा, वो भी तब शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्लेन कांधार लैंड करता है और MBC में भी सबको पता चल जाता है कि प्लेन कांधल में लैंड कर चुका है। लैंड करने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो उनके पास आ जाते हैं बंदूक को लेके और पूरे प्लेन को वो घेर लेते हैं। धीरे धीरे वह खाना भिजवा है, पानी भिजवा है, मानो उनको पता था। और अमजद मानो किसी के साथ तो कांस्टेंट टच में था
जो कि उसको सब कुछ ऊपर से ब्रीफ दे रहे थे। अभी कौन इसके पीछे है वो तो पता नहीं। फिर हम देखते हैं एम्बेसी में वो लोग बातचीत करते हैं कि अभी अफगानिस्तान में किसके साथ बात किया जाए। तभी DRS बोलता है अहमद, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री संभलता है तालिबान का। वो 32 साल का है, हाईली इंटेलिजेंट और डिप्लोमेट। वो भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान का रेपुटेशन और ज़्यादा खराब हो और भारत के साथ वो नया रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा। फिर हमको हमारा PM अटल बिहारी वाजपेयी जी दिखाए जाते हैं। वो फर्स्ट टाइम इस बारे में पब्लिक इंटरव्यू देते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने डिमांड पूरा करने के लिए जो प्लेन हाईजैक किया है, ये कोई तरीका नहीं होता अपने बात मनवाने का। भारत उनके सामने नहीं झुकेगा, पर उनकी कोई डिमांड अभी तक नहीं आया है। जहाँ पर चीफ वो न्यूज़ देखता है और वो गुस्सा जाता है। वो अमजद से जाक बोलता है, इनके गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमारे साथ कोई बातचीत और नेगोशिएशन नहीं करेंगे। वो बात ना करें तो नासा आई तालिबान से फ्यूल बढ़वार और पूरा प्लेन जाके हम पार्लियामेंट में ही क्रैश करा देते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं कि शरण के वाइफ को, जो कि इंटरव्यू दे रही होती है कि मैं हूँ मेरे पति के लिए, मैं वेट करूँगी चाहे लोग उनको कुछ भी बोले। वो एक पायलट है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके पैसेंजर्स को सही सलामत ले आना, जो मेरे पति ज़रूर करेंगे। फिर हमको रात में दिखाया जाता है कि प्लेन के बाहर सारे तालिबानी आग जला के बैठे हुए थे। उस प्लेन से उनकी नज़र बिल्कुल नहीं हट रही थी। प्लेन में धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो गया था। 2 टॉयलेट जाम हो चुके थे और 2 टॉयलेट ये हाईजैकर यूज़ कर रहे थे। तो उधर जाना उन लोगों के लिए मना था। इतना बदबू आ रहा था कि लोगों को उल्टियाँ हो रहे थे, पर साफ करने के लिए कोई भी नहीं था और उनको ये हाईजैकर इनके अंदर ही एडजस्ट करने के लिए बोले जा रहे थे सबकी। ये हालत देख के अमजद बोलता है, ठीक है दरवाज़ा खोल दो और उनसे बोलो कि कोई लोग भेजने को जो वो ठीक कर पाए। और ये बोलने के तुरंत बाद ही इंद्राणी जाके वो दरवाज़ा खोल देती है। तभी अमजद जाके उसे एक चाटा लगाता है और ये बोलता है, मैंने तुमको खोलने के लिए नहीं बोला, मेरे और ऑनर्डर मेरे लोगों के लिए था। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन शरण बैठे हुए था। फिर दोनों हाईजैकर आते हैं और बोलते हैं, तेल की टैंकर आ चुका है, प्लेन अभी रिफ्यूल होगा और हम लोग दिल्ली जाएंगे। प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। रन तब बोलता है कि 16 घंटे से प्लेन फ्लाई कर रहे हैं, हमको देखना पड़ेगा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ नहीं है। तब वह हाईजैकर मुस्कुराते हैं और ये बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्लेन क्रैश ही हो जाएगा ना, यही तो हम चाहते हैं। फिर उनको बोला जाता है कि आप लोग चेक करें कि फ्यूल जब भरेगा हम लोग तब इधर से निकलेंगे। फ्यूल का टैंकर आता है और प्लेन में धीरे धीरे फ्यूल डाला जाता है। तब शरण बोलता है कि फ्यूल जब आधा बढ़ेगा हम जेटसन करेंगे, फिर हम एक ट्राई करेंगे इधर से निकलने की। जेटसन मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल को आप प्लेन से बाहर निकाल देते हो एक प्रेशर से। तभी जो सेकंड ऑफिसर होता है वो मना कर देता है कि ये लोग हमको मार डालेंगे, हम इसको नहीं फ्लाई कर पाएंगे। तब शरण बोलता है, वैसे ही हम लोग मरने ही वाले हैं, ये पार्लियामेंट में प्लान क्रश करने की बात कर रहे हैं। पर सेकंड ऑफिसर जो है वो नहीं मानता, वो घबरा के उसके बाहर चला जाता है। फ्यूल भरा जाता है और जब फ्यूल फुल हो जाता है ये लोग ट्राई करते हैं खुद ही टीजन करने की। सेकंड ऑफिसर बाहर था, पूरा फ्यूल प्लेन से बाहर निकलते हैं और वह लोग तब नीचे गिर जाते हैं। तभी उधर अजत आता है और उन दोनों को बहुत पीटते हैं और उसी के साथ सेकंड ऑफिसर को भी। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद यूएस के एक छोटा जेट प्लेन आता है, जहां पर हम यूएस के कुछ प्रेस वालों को भी देखते हैं। वो इंटरव्यू करेंगे। अब वो तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर के इंटरव्यू करते हैं, जहां पर कुछ प्रेस वाले पूछने लगे, आपको कैसे पता था कि ये प्लेन कब आएगा, क्योंकि आपने 45 मिनट में ही इतने लोगों का खाना पानी सबका अरेंजमेंट कर लिया था। और इसी के साथ ये भी पूछते हैं, टेररिस्ट है, आप क्यों इन लोगों की मदद कर रहे हो और फ्यूल रिफिलिंग में हेल्प कर रहे हो। ये बोलते हैं, ये हाईजैकर्स है, कोई टेररिस्ट नहीं है, ये बस राह भटक चुके हैं। इनके बातें सुनने से तो ये लग रहा था कि ये भी अंदर ना अंदर मिले हुए हैं। दूसरी जगह इंडिया में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, जहाँ पर लोग परेशान थे। लोग बोले जा रहे थे कि हमारे लोगों को कब छुड़वाया जाएगा। इसी के साथ हाईजैकर की कोई डिमांड भी नहीं आ रहा। और इधर इंडियन एम्बेसी में बातचीत चल रहा है एक दूसरे के साथ। परमिशन लेने की सीएम बोल रहे हैं कि हम पीएम से परमिशन लेंगे बातें करने की, क्योंकि वो अगर परमिशन नहीं देते तो हम बातें आगे नहीं बढ़ सकते। कोई ना कोई उनका डिमांड होगा, नेगोशिएशन होगा, हम इतने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अब ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है, सबकी नज़र हमारे ऊपर है कि इंडिया क्या करेगा। फिर हम देखते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है, पर एम्बेसी से फाइनली ये ऑन ऑर्डर आते हैं। पीएम जी मान जाते हैं और बोला जाता है कि आप लोग कांधल जा रहे हो। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ये डिसाइड करता है कि मुकुल, अभिजीत, DRS और संजय, तुम चारों जाओगे कांधल और नेगोशिएशन करोगे और इसको लीड करे। मुकुल ये लोग फिर रेडी होते हैं कांधल जाने के लिए और अपने साथ कुछ मेडिकल फैसिलिटी को भी ये लेके जाते हैं। और दूसरी जगह हम कांधल में देखते हैं राम इस आदमी को टॉर्चर इतना करता है कि आखिर में उसे बताना पड़ता है कि उस लाल बैग में 17 किलो आरडीक्स था। और ये बात जब रामराव हिट को बताते हैं, उनकी भी हालत खराब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिनिस्टर का बाद ऑलरेडी अहमद के साथ हो चुका था, वो भी नेगोशिएट करने के लिए राजी था और इंडिया के साथ फिर से रिलेशन बनाने के लिए, तो वो परमिशन दे देता है कांधार आने की। और फिर हमको दिखाया जाता है कि इंडिया की प्लेन जहाँ पर एम्बेसी के बेहतरीन लोग थे वो नेगोशिएट करने के लिए आ चुके थे। फिर हमको दिखाया जाता है कि अहमद और उनके लोग उनको ग्रीटिंग्स करते हैं और बैठने के लिए बोलते हैं।
दूसरी जगह हम देखते हैं रॉ हेड बता देता है संजय को कि प्लेन के पिछले वाले हिस्से में जो लगेज सेक्शन है उधर 17 किलो RDX है, और इनकी ये बात सुनने के बाद तो होश ही उठ जाता है। फिर हमको थोड़ा हिस्ट्री दिखाया जाता है कि कांदल वर्ल्ड न्यूज़ में ओसामा बिन लादेन के वजह से आया अफ्रीका में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला के बाद उसने अमेरिका के ऊपर युद्ध का ऐलान कर दिया। फिर उधर से वह छुपने के लिए कांदल आ गया। मुल्ला उमर ने उसको शरण दिया था और शर्त सिर्फ यह था कि वह अमेरिका के ऊपर और हमला नहीं करेगा, पर ओसामा ने यह शर्त ज़्यादा टाइम तक नहीं माना। तभी कांदल में 2 फौज थे, एक थे तालिबान और दूसरे फौज थे जो कि अफगानिस्तान में पूरे अफीम की खेती को कंट्रोल करते थे, और इस फौज के पास पैसे भी ज़्यादा थे और ताकत भी, और ये फौज ओसामा बिन लादेन को पसंद करते थे। तो अभी इसी कांदल में मुल्ला उमर भी थे और उनके फौज, और इसी के साथ ओसामा बिन लादेन और उनके फौज भी थी। फिर हम देखते हैं कि DRS अहमद से बातें करता है और अहमद भी उसे आश्वासन देता है कि तुम्हारे सारे लोगों को हम जल्दी छुड़ा लेंगे। फिर हम देखते हैं वो लोग एक सेटअप लगाते हैं जहां पर प्लेन से डायरेक्टली उस रूम में बात होगा और मुकुल इस चीज़ को लीड कर रहा होता है और सामने एक तालिबानी बैठेगा। जब ये लोग बात कर रहे होंगे वो पहले ही कॉल कनेक्ट करते हैं और चीफ से बोलते हैं मुझे पायलट से बात करना है, और पायलट को वही आश्वासन देते हैं कि तुम सबको हम निकाल लेंगे। इंडियन एम्बेसी तुम्हारे लिए पूरा काम कर रहे हैं, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं, इनके जितने भी डिमांड है हम लोग सब मान लेंगे। तभी शरण एक रिक्वेस्ट करता है कि इधर एक पैसेंजर का हालत बहुत ही खराब है उनके वीडियो के लिए, अगर कुछ मेडिसिन की जरूरत हम कर पाए तो बहुत बेटर होगा। तब चीफ उससे माइक ले लेता है और बोलता है किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, और तुम लोग अगर होशियारी करते हो तो इन लोगों को मार देंगे। तभी मुकुल को भी गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तुम्हारे 5000 लोग हमारे पास भी हैं, हम उनको भी मार सकते हैं, आराम से बात करें जनाब। तभी ये चीफ भी शॉक हो जाता है, किसको नेगोशिएट करने के लिए बिठाया है, पर मुकुल का अंदाज तो यही है। मुकुल ये भी बोलते हैं आप में भी थके हुए होंगे, बहुत टाइम से आप लोग हाईजैक करके बैठे हैं ना, आप आज रेस्ट करिए, हम लोग कल सुबह बात करेंगे। और ये बोलने के बाद वो फोन काट देता है। फिर हम देखते हैं ये लोग रूम में आते हैं और सारे लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, कैसे आगे का प्लान बनेगा। ये लोग तो कोई डिमांड ही नहीं रख रहे हैं, प्लेन को हाईजैक हुए 5 दिन हो चुके थे। फिर हम देखते हैं तालिबानी 2 मिस्त्री जाते हैं टॉयलेट को साफ करने के लिए और उसके ब्लॉकेज को हटाने के लिए, और उधर वो अंग्रेज बहुत चीखता जाता है कि आप लोगों ने मुझे इधर ही बिठा के रखा है, टॉयलेट के बिल्कुल पास मुझे उल्टी आ रहे हैं, 5 दिनों से मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ। पर वो हाईजैकर उनकी एक बात भी नहीं सुनते और उन्हें बैठे रहने के लिए बोलते हैं। उन मिस्त्रों से ब्लॉकेज ठीक नहीं होता, वो सिर्फ साफ करके चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि छाया पायलट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ बोलो। तभी हम देखते हैं कि शरण उनसे बोलता है कि मैं जाके ठीक कर सकता हूँ, कॉकपिट के बिल्कुल नीचे उधर पैनल होंगे, मैं उधर जाके वो ठीक कर सकता हूँ। वो अंग्रेज इतना चीख रहा था और उल्टी करने वाला था। तब छाया उसे देखने के बाद वो खुद जाता है उसकी सफाई करने के लिए। वो सब कुछ देख के उसे भी खुद उल्टी आ जाता है। प्लेन में सारी लोगों की हालत खराब हो चुकी थी, 5 दिनों से वो लोग इधर बैठे हुए हैं, टॉयलेट्स जम है, खाना अच्छे से नहीं मिल रहा। दूसरी जगह हम राम को देखते हैं जो कि कांधल में होता है। वो अपने साथी के घर में जाता है पर वो मरा पड़ा था। कोई तो राम और उसके साथी को मारना चाहता है। फिर हमको देखने को मिलता है कि प्लेन के नीचे ही एक छोटा सा स्टफ टॉय फेंका जाता है, उसके साथ एक चिट्ठी भी, और ये बोलते हैं ये हमारे डिमांड्स हैं। फिर मुकुल जाते हैं टफ टॉय और उस दावे को वो उठाता है। वो डिमांड देख के पूरे एजेंसी में हलचल मच जाते हैं। मुकुल फिर उन हाईजैक से बात करते हैं। ये बोलते पहले तो आपने मांगा $200 मिलियन, करीब 800-900 करोड़, वो जुगाड़ करने में तो टाइम लगेगा और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। ऊपर से आप मांग रहे हो एक डेड बॉडी टेररिस्ट की जो कि हमने 2 महीने पहले ही दफना दिया था। तब वो चीफ बोलता है वो हमारा भाई था, हम उसको खुद शहादत देंगे। और दूसरी जगह में शरण को देखते हैं जहाँ पर वो टेररिस्ट भी होता है। वो नीचे जाता है और सूज लाइन को वो ठीक कर देता है। वो टेररिस्ट पायलट से पूछता है कि तुम लोगों को ये भी ट्रेनिंग दिया जाता है? तो शरण बोलता है कोई भी काम आपको पसंद हो तो वो काम आपको काम नहीं लगता, अब सीख लेते हो। मुकुल चीफ से ये भी बोलते हैं कि 5 दिन लगा आपको ये सोचने के लिए, ज़रूर आपके पीछे और कोई होगा तो उन्हें ही भेज दीजिए। आमने सामने बात करने के लिए दूसरी जगह में एम्बेसी में देखते हैं जहाँ पर ये लोग डाटा इकट्ठा कर रहे थे कि कितने टेररिस्ट को इन्होंने बंदी बना के रखे हैं। वो लोग लिस्ट निकालते हैं, टोटल 35 लोग हैं, उनमें से 4-5 ही है जो कि बहुत खतरनाक वाले। फिर से हम देखते हैं कि मुकुल चीफ से बात कर रहा होता है और चीफ के पीछे ठीक अमजद बैठा हुआ है। मुकुल उससे बोलता है ये डिमांड तो इंटेंटली अप्रूव करना पॉसिबल नहीं है, पर आप बता दीजिए कि आपको मेन कौन सा वाला चाहिए, कोई एक बताइएगा। वो जानना चाहता है कि कौन सा पैटी लिस्ट पे है इनकी। तभी चीफ उस माइक को होल्ड करके अमजद से बोलते हैं मसूद भाईजान मांग लेते हैं, पर अमजद बोलता है बोलो के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब प्रूव होने चाहिए। चीफ अपने घर से अपने भाईजान मसूद को छुड़ाने के लिए निकला था, पर अमजद का मकसद कुछ और था। उसे लाल बैग में RDS के बारे में पता था। बहुत टाइम तक बातचीत चलने के बाद उसको मुकुल आखिरी ऑफर देता है मसूद और 4 आदमी जो हम चाहे नहीं,
तो मसूद और 2 आदमी, जो आप चाहे अमजद, इन लोगों से समय मांगने के लिए बोलता है और चीफ ये बोल के फ़ोन काट देता है। तभी हम देखते हैं कि मुकुल को भी गुस्सा आता है। वो अपने लोगों को बोलते हैं कि अभी एनएसजी कमांडर बुलाते हैं और इधर ही ऑन ऑपरेशन कर डालते हैं। पर डियर्स बोलते हैं कि अच्छा आइडिया नहीं है, हमको बोल दिया है कि इधर कोई खून खराबा नहीं होगा, आप चाहो तो खुद जाकर बात कर सकते हो। और आमद के पास जाकर जब मुकुल ये बातचीत करता है, उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है इधर कोई भी गोलाबारी नहीं होगा, सिर्फ नेगोशिएशन नहीं हो सकता इधर। फिर रात को हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं। डीआरएस संजय से बोलते हैं और भी इंटरेस्ट मेरे पास आ रहे हैं, उसामा बिन लादेन ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया है। फिर हम देखते हैं कि राम लौट के आता है एम्बेसी, वो अग्रवाल शहर से। बोलते हैं अमजद का ये प्लान है कि अगर टॉक फेल हुआ तो बॉम्ब अमजद के पास लास्ट ऑप्शन है। और प्लेन में हम सारे क्रूज को भी देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हम लोग अगर उनके ऊपर हमला करें, हम लोग 24 लोग हैं, तो प्लेन हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तभी इंद्रना समझाती है कि हम लोग अभी अफगानिस्तान कांधल में हैं, इन हाईजैकर के पास तो गन्स है, इसके अलावा बाहर जो लोग हैं उनके पास भी पूरा अमिनेशन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। एम्बेसी कोशिश कर रही है हमको बचाने की, पर सारे क्रू खुद को मोटिवेट करने के लिए समझा रहे थे। फिर हमको दिखाया जाता है कि अहमद अंदर आता है और इन कन्वर्सेशन को शुरू करता है वो चीफ के साथ। वो बोलता है कि 30 तारीख है, आज आपको आए हुए इधर 6 दिन हो चुके हैं और इंडियन एम्बेसी वालों को आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। मैं दोनों से ही एक बात बोलूँगा, अब तक हम लोगों ने आप दोनों के साथ ही कॉपरेट किया है, हमारा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। इस जहाज़ में जितने भी लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। मुल्ला उमर का आप लोगों के लिए एक खास पैगाम है, खानदार के ज़मीन पे कोई खून नहीं गिरेगा और आप लोगों के 2 डिमांड, पैसा और उस टेररिस्ट की लाश, इन दोनों डिमांड को आपको हटाना पड़ेगा। फिर आप दोनों में जो नेगोशिएशन होगा उसका अगर कोई मसला ना निकला, कोई हल ना निकला, कल आपके प्लेन में हम फ्यूल भर देंगे, आप जहाँ चाहे फिर जा सकते हैं। फिर वो लोग कम्युनिकेशन काट देते हैं। डीआरएस अहमद को थैंक्स बोलता है कि हमारे पैसेंजर को आपने महफूज रखने के लिए बोला। फिर हम देखते हैं अगले दिन, फिर मुकुल और चीफ के बीच में कन्वर्सेशन होता है। मुकुल पहले बोल देता है मसूद अजहर के साथ हमने बोला था आपके 4 और आतंकवादी, और उसके नामों बता देते हैं। पर चीफ इस बात को मना कर देता है और वो अपनी मांगे रखते हैं। मसूद, अजहर उमर, शायद शेख और अख्त अहमद सरकार, और ये तीनों आतंकवादी के डिमांड वो करते हैं। और सारे लोग तब चौंक जाते हैं क्योंकि ये तीनों बहुत ही खतरनाक हैं, इन्होंने बहुत लोगों की जान लिया है। मास मर्डर इन लोगों ने किया है, बॉम्ब प्लांट किया है अलग अलग जगह, ये इंटरनेशनली वांटेड है इनको छोड़ना। मतलब बहुत सारे लोगों की मौत अलग अलग देशों में अराजकता फैलाना, ये न्यूज़ फिर एम्बेसी तक पहुंचता है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं। देश के अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट को पता चलता है और सारे लोग यह सबको मना कर देते हैं। पर फाइनल कॉल सरकार को लेना था। अलग अलग जगह से यह बात भी आते हैं कि इन 200 को छुड़ाने के लिए हम दोजों की मौत को दावा दे रहे हैं। हमारे जवान सरहदों पे शहीद होते हैं, इन लोगों को पकड़ने के लिए क्या उनके फैमिली नहीं है? ऐसे बहुत सारे हेडलाइन न्यूज़ में आने लगे। पर आखिर में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट मान लेते हैं इन लोगों को छोड़ने के लिए, भले उनके पॉलिटिकल करियर और देश के लिए कितना ही खराब हो, पर उन मासूमों को, उन लोगों को बचाना था। फिर हमको पुराना क्लिप दिखाया जाता है जिस दिन यह घटना हुआ था, और हम देखते हैं कैसे एक एक करके सारे होस्टेजेस को बाहर लिया जाता है और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी उधर मौजूद होते हैं। उनको फिर एक एक करके हम देखते हैं कि उनको अपने प्लेन में डाला जाता है और उन हाईजैकर होके डिमांड के हिसाब से उन तीनों टेररिस्ट को छोड़ दिया जाता है। फिर हमको देखने को मिलता है कि कांधल में 17 kg RDX मिले थे, जो RDX उस प्लेन से अमजद ने बाहर निकाला था। ये सब कुछ हो जाता है और हमको पुराने न्यूज़ के थ्रू दिखाए जाते हैं जिन हाईजैकर ने इस पूरे प्लान को हाईजैक किया था और 3 टेररिस्ट के डिमांड किया था। वो कांधा में कुछ दिनों के बाद ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं और इन 3 टेररिस्ट के बारे में दिखाया जाते हैं कि इन लोगों ने बाद में बहुत सारे आतंकवादी हमले पूरे देशों में एंड इंटरनेशनल भी कराया है। 200 लोगों को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया। बहुत लोग आज भी इस बात में क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन मार्क के साथ इस सीरीज को खत्म किया जाता है और दुनिया में लोग यह भी मानते हैं कि I-8214 की जो हाईजैक है वह दुनिया के सबसे बूढ़े हाईजैकों में से एक है। तो I-814 की एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें।